जर्नलिज्म, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गिद्ध पत्रकारिता। अमेरिका के एक 22 वर्ष पुराने एनजीओ जिसका नाम है ऑनेस्ट रिपोर्टिंग, उसने अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमास के आतंकवादी हमलों पर एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कई गंभीर आरोप मीडिया पर लगाए हैं। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान और न्यूज एजेंसीज रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, द न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन जैसे संस्थानों से सवाल पूछा गया है कि क्या उन्हें और उनके पत्रकारों को हमास के आतंकवादी हमलों के बारे में पहले से ही जानकारी थी और क्या उनके लिए काम करने वाले पत्रकार हमास के आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे। यह बहुत गंभीर सवाल है और यह सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों ने सुबह सुबह इजराइल पर हमला किया, तब इन न्यूज एजेंसीज के लिए काम करने वाले कुछ पत्रकार इन हमलों की तस्वीरें खींच रहे थे और वहां इनके वीडियोस बना रहे थे। इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से 4 पत्रकारों का जिक्र किया गया है, जिनके नाम हैं हसन इस्लाही, यूसुफ मसूद, अली महमूद और हातिम अली। ये 4 लोग हैं, ये 4 नाम है इसमें। ये वो 4 फोटो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हमास के आतंकवादियों की उस समय तस्वीरें खींची थी जब वो इजराइल में घुसपैठ करके वहां के मासूम नागरिकों पर हमले कर रहे थे। और इस दौरान जो तस्वीरें खींची गई, उन तस्वीरों को बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज जैसे रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, बड़े बड़े अखबार जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जैसे सीएनएन ने प्रकाशित किया और इन तस्वीरों को इस्तेमाल किया। इनमें भी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी ने 2 तस्वीरें प्रमुखता से प्रकाशित की, जिनमें एक तस्वीर में गाजा बॉर्डर के पास इजराइल की सेना का टैंक जलता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीर में गाजा से कुछ लोग बॉर्डर पर लगी फेंसिंग तोड़कर इजराइल में घुसपैठ करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये वही तस्वीर हैं अब जिन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, हसन इस्लाही नाम के एक फोटो जर्नलिस्ट ने खींची थी, जो सीएनएन के लिए एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करता है। लेकिन उस दिन हमले से ठीक पहले यह पत्रकार गाजा बॉर्डर के पास पहुंचे और इस पत्रकार ने इजराइल पर हमास द्वारा किए गए हमलों की तमाम तस्वीरें खींची, जिन्हें एसोसिएटेड प्रेस ने उसी दिन अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित भी कर दिया था। यह उसी पत्रकार का वीडियो भी है जो आप देख रहे हैं। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि जिस हमले की जानकारी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी नहीं थी, उस हमले के बारे में सीएनएन के इस पत्रकार को कैसे पता चला और वो सुबह सुबह 7 बजे हमले से पहले ही गाजा बॉर्डर पर पहुंच कैसे गया। ये उसी पत्रकार की रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं जो उन्होंने की थी उस समय। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सीएनएन के लिए बतौर फ्रीलांसर काम करने वाले इस पत्रकार की एक तस्वीर में यही पत्रकार हमास के आतंकवादी याह्या सिनवर के साथ दिखाई दे रहा है, जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमलों का मास्टरमाइंड था। यानी वही फ्रीलांस पत्रकार जो थोड़ी देर पहले रिपोर्टिंग कर रहा था, यहां पर आपको हमास के एक षड्यंत्रकारी के साथ भी नजर आ रहा है। यानी जिस पत्रकार द्वारा खींची गई तस्वीरें सीएनएन और एसोसिएटेड प्रेस ने इस्तेमाल की, वही पत्रकार हमास के मास्टरमाइंड आतंकवादी को जानता था, उसके साथ फोटो खिंचवा रहा है और हमले के दिन जब इजराइल की इतनी बड़ी विश्व प्रसिद्ध इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को भी कोई खबर नहीं थी, तब यह पत्रकार हमले के समय गाजा बॉर्डर पर पहुंच चुका था, जिसमें यह एक वीडियो में भी जो बात बता रहा है कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के एक टैंक को आग लगा दी है, वो वीडियो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। हसन इस्लाही नाम के इस पत्रकार ने उस दिन इजराइल में हमास के आतंकवादियों द्वारा जलाए गए घरों की भी तस्वीरें खींची थी, जिससे यह पता चलता है कि उस दिन आतंकवादियों के साथ कुछ पत्रकार भी गाजा से इजराइल में आए थे और यह कानूनी रूप से गलत था, गैर कानूनी था। और सोचिए ये कितनी गंभीर बात है कि बड़ी संख्या में आतंकवादी
एक देश पर हमला करते हैं और कुछ पत्रकार उस हमले के दौरान न सिर्फ तस्वीरें खींचते हैं, बल्कि जहां जहां आतंकवादी जाते हैं वहां वहां उनके साथ ये पत्रकार भी उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ पहुंचते चले जाते हैं। हमास के आतंकवादी जब इजराइल के नागरिकों पर हमला कर रहे थे, उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले जा रहे थे, तब भी इन पत्रकारों ने तस्वीरें खींचने के सिवा कुछ नहीं किया। उन मासूम बच्चों को, महिलाओं को, नागरिकों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, ना ही इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों को इन्फॉर्म करने की, यानी उन्हें इत्तला देने की कोई कोशिश की ताकि ये हमले रुक सके। अब देखिए, हातिम अली नाम के एक और फोटो जर्नलिस्ट ने इन हमलों की ये तस्वीरें एसोसिएटेड प्रेस को भेजी और एसोसिएटेड प्रेस ने भी इन तस्वीरों को इस पत्रकार के नाम से प्रकाशित कर दिया। इसी तरह एक और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने गाजा में उसके लिए बतौर फ्रीलांसर काम करने वाले 2 पत्रकारों द्वारा खींची गई तस्वीरों को भी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया, जिस पर अब काफी विवाद हो रहा है। और अमेरिका के एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में इन न्यूज एजेंसी से 3 बड़े सवाल पूछे हैं। पहला, क्या इनके पत्रकारों को हमास के हमले की पहले से जानकारी थी? दूसरा, ये पत्रकार सुबह सुबह हमले से पहले गाजा और इजराइल के बॉर्डर पर कैसे पहुंचे? और तीसरा, अगर हमले के दौरान ये पत्रकार सिर्फ तस्वीरें खींच रहे थे तो क्या फिर इन मीडिया संस्थानों की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल नहीं उठने चाहिए? और ये असल में इस खबर से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया के लोगों को आज सोचना चाहिए, दर्शकों को भी आज इस पर सवाल उठाना चाहिए। उस दिन इन तमाम मीडिया संस्थानों के पत्रकारों के सामने 3 विकल्प थे। पहला, ये इस हमले की सूचना सबसे पहले सुरक्षा एजेंसियों को देते, इजराइल की सेना को देते, लोकल पुलिस को देते, ताकि इन हमलों को रोका जा सके। दूसरा विकल्प था, जब इनके सामने इजराइल के मासूम लोगों की हत्या हो रही थी और उन्हें अगवा करके ले जाया जा रहा था, तब ये उन लोगों की मदद कर सकते थे जो इन्होंने नहीं की। और तीसरा विकल्प इनके सामने यह था कि ये पत्रकार सिर्फ अपनी पत्रकारिता करते और हमलों की पहली तस्वीरें खींचकर अपना शानदार काम करते, पुरस्कार जीतने की कोशिश करते आगे चलकर। और इन पत्रकारों ने उस दिन इस तीसरे विकल्प को चुना, जिसकी वजह से अब इन मीडिया संस्थानों को एक गिद्ध के रूप में पेश किया जा रहा है। अमेरिका की जो एजेंसी है, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करके ये एनजीओ है जिसने ये सवाल उठाए हैं, और आज ऑनेस्ट रिपोर्टिंग ने जो सारे सवाल उठाए हैं, जो सबूत पेश किए हैं, उन्हीं सबूतों के आधार पर ये तस्वीरें और ये विश्लेषण आज हम आपके सामने कर रहे हैं। इस तरह की जब युद्ध पत्रकारिता होती है तो बहुत सारे पत्रकार कोशिश करते हैं कि वो सबसे पहले पहुंचें, सबसे पहली तस्वीरें दुनिया को दिखाएं, जो कि काफी हद तक सही भी है, क्योंकि ये पत्रकारों का धर्म है कि वो हर ऐसे घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले अपने दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखाएं, वहां के वीडियो दिखाएं और वहां क्या हुआ है इसकी पूरी जानकारी वो दुनिया भर तक पहुंचाएं। ये बात बिल्कुल सही है, कोई भी प्रोफेशनल पत्रकार अपना काम अच्छे से ही करना चाहेगा। लेकिन अगर आपके सामने भी ये 3 विकल्प हों और आपके सामने एक विकल्प यह है कि आप किसी मरते हुए को बचा सकते हैं, और या फिर सिर्फ तस्वीर निकालकर या वीडियो बनाकर बाद में कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, किसी की लाश की तस्वीर खींचकर, किसी को मरते हुए देखकर, अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा पुरस्कार जीत सकते हैं, तो आज ये उस मानसिकता पर सवाल है। आज दुनिया के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उस दिन हमला करने वाले आतंकवादियों और हमले की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों में सिर्फ एक ही अंतर था। आतंकवादी लोगों को मारने के लिए अपनी गन से शूटिंग कर रहे थे और ये पत्रकार मरते हुए लोगों की अपने कैमरे से शूटिंग कर रहे थे। यानी शूटिंग तो दोनों ही कर रहे थे, आतंकवादी भी शूटिंग कर रहे थे और पत्रकार भी शूटिंग कर रहे थे। हालांकि जिन मीडिया संस्थानों पर यह आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को गलत बताया है। अब देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज हैं उनका पक्ष क्या है। सबसे पहले रॉयटर्स का पक्ष सुनिए। रॉयटर्स तक यह खबर पहुंची और रॉयटर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रॉयटर्स ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि उसे इस हमले के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, और उसने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन पत्रकारों की तस्वीरों को उसने 7 अक्टूबर को प्रकाशित किया, उन पत्रकारों से एजेंसी का हमले से पहले कोई संबंध नहीं था। इन पत्रकारों ने हमले वाले दिन ही एक फ्रीलांस के तौर पर यह तस्वीरें
इस न्यूज एजेंसी को भेजी या ऑफर की और कहा कि हमने ये तस्वीरें खींची हैं, अगर आप चाहें तो हमसे ले सकते हैं। और रॉयटर्स का खुद का कोई भी पत्रकार उस दिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद नहीं था। यह रॉयटर्स का पक्ष है। इसी तरह एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी ने भी इन आरोपों को गलत बताया है और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अब तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में सीएनएन को लेकर यह दावा किया गया है कि उसने हसन इस्लाही नाम के पत्रकार के साथ अपनी सेवाओं को समाप्त कर दिया है। यानी सीएनएन ने इस पत्रकार से अब अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। अब यहां एक बड़ी बात यह भी है कि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को ट्विटर पर पोस्ट किया। सबसे पहले उन्होंने इसे पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इन पत्रकारों पर हमास के आतंकवादियों के साथ मिली भगत के आरोप लगाए। लेकिन इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अब अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है और अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले हमारी भी जब नजर गई तो कैसे इस खबर पर गई। इजराइल का विदेश मंत्रालय औपचारिक रूप से एक पोस्ट करता है और पोस्ट क्या करता है सोशल मीडिया पर, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग नाम की एनजीओ की यह रिपोर्ट इजराइल का विदेश मंत्रालय पोस्ट करता है और फिर यह आरोप लगाता है। मैं आपको और बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, देखिए आप अच्छे से देख पाएंगे। बड़ी स्क्रीन पर देखिए इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कहती है। वो कहती है एपी, सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड रॉयटर्स हैड जर्नलिस्ट्स एम्बेडेड विद हमास टेररिस्ट्स ऑन अक्टूबर 7th मैसेकर। और उसके बाद honestreporting.com की ये जो पूरी रिपोर्ट है उन्होंने पोस्ट की है और फिर इन बड़ी बड़ी एजेंसीज पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि इनके पत्रकार हमास के साथ मिली भगत में थे, मिले हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हालांकि अगर इन आरोपों को छोड़ भी दे तब भी यह सवाल आज उठता है कि क्या उस दिन इन पत्रकारों ने जो कुछ भी किया, क्या वो गिद्ध पत्रकारिता नहीं थी। गिद्ध पत्रकारिता वो होती है जिसमें कुछ पत्रकार भी गिद्धों की तरह सिर्फ अपने शिकार की तलाश में रहते हैं और इस मामले में अगर आप देखेंगे तो कुछ पत्रकारों ने यही किया और इस गिद्ध पत्रकारिता को आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं। ये बहुत पुरानी तस्वीर है जो अक्सर पूरी दुनिया भर में इसे कोट किया जाता है, इसे दिखाया जाता है, इस्तेमाल होती है ये तस्वीर। ये तस्वीर वर्ष 1993 में सूडान में खींची गई थी, जब सूडान में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था और सूडान में खाने पीने की कमी हो गई थी। और इस तस्वीर में एक बच्ची भूख से मरती हुई नजर आ रही है क्योंकि सूडान में उस समय भूखमरी थी और यह बच्ची भूखमरी की शिकार है, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। और उससे थोड़ी दूर एक गिद्ध बैठा हुआ है जो इस बच्ची को देख रहा है और यह गिद्ध असल में इस बच्ची को खाना चाहता है। यह गिद्ध इंतजार कर रहा है कि यह बच्ची मरे और मैं इसे खा जाऊं। यह तस्वीर दक्षिण अफ्रीका के एक फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने खींची थी और इस तस्वीर के लिए केविन कार्टर को वर्ष 1994 में मशहूर पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। पुलित्जर प्राइज एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जो फोटो जर्नलिस्ट को मिलता है, पत्रकारों को मिलता है। और इस पत्रकार ने तस्वीर खींची और उन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। लेकिन जब यह तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आई और जब इस तस्वीर के लिए उन्हें पुरस्कार मिला तब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि उन्हें इस तस्वीर में एक नहीं 2 गिद्ध नजर आ रहे हैं। देखिए किसी व्यक्ति ने क्या कहा। उस व्यक्ति ने कहा कि इस तस्वीर में उसे 2 गिद्ध नजर आ रहे हैं जिसमें एक गिद्ध के पास चोंच है और दूसरे गिद्ध के पास कैमरा है और दोनों ही गिद्ध इस बच्ची के मरने का इंतजार कर रहे हैं। बड़ा सवाल लोगों ने यह पूछा कि जिस फोटो जर्नलिस्ट ने इस तस्वीर को खींचा उसे क्या करना चाहिए था। यह तस्वीर खींचनी चाहिए थी या फिर इस बच्ची को गिद्ध से बचाना चाहिए था। उसका इंसानियत के तौर पर पहला धर्म क्या है, यह बड़ा सवाल था। क्या उस फोटो जर्नलिस्ट को पहले बच्ची को नहीं बचाना चाहिए था? लेकिन अगर वो बच्ची को बचाता तो यह फोटो नहीं खींच पाता और फोटो नहीं खींच पाता तो इतना बड़ा पुरस्कार कैसे मिलता। इसलिए लोगों ने कहा कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 गिद्ध हैं।
एक है फोटो जर्नलिस्ट और दूसरा है सामने जो बैठा हुआ गिद्ध है, और ये दोनों ही इस बच्ची को खाना चाहते हैं। इस बात ने इस फोटो जर्नलिस्ट को इतना परेशान किया कि वो डिप्रेशन में चला गया, और फिर अगले ही साल 1994 में इस तस्वीर के लिए सम्मानित होने के सिर्फ 3 महीने बाद इस फोटो जर्नलिस्ट ने आत्मग्लानि में आत्महत्या कर ली। और गिद्ध पत्रकारिता का सवाल अब इस मामले में भी उठ रहा है। हमारा काम था कि हम आपके सामने रिपोर्ट करें, आपको बताएं कि इजराइल को लेकर अब लगभग 1 महीने का ये युद्ध हो चुका है। अब धीरे धीरे लोगों का ध्यान बाकी चीजों पर जा रहा है। 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ, अब उस हमले का विश्लेषण हो रहा है। उस हमले के जो वीडियोज आए, उसकी जो तस्वीरें आई, उनका विश्लेषण हो रहा है। और ये विश्लेषण जो आज हुआ है, ये ना तो आतंकवादियों का है ना सेना का है। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी विश्लेषण हुए वो या तो ये थे इजराइल की तरफ से कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी फेल कैसे हो गई, हमारा पूरा जो सिक्योरिटी सेटअप है वो फेल कैसे हो गया, हमें पता कैसे नहीं चला कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है। इजराइल तो इस बात का विश्लेषण करता रहा। पूरी दुनिया यह विश्लेषण करती रही कि इस युद्ध में अब क्या होगा, आतंकवादियों ने जो किया, आतंकवादियों की ताकत क्या है। और 1 महीना आतंकवादियों और सेना का विश्लेषण करते करते निकल गया। लेकिन अब 1 महीने के बाद अब लोगों ने मीडिया का विश्लेषण करना शुरू किया है। आपने नोट किया होगा कि 2 दिन के बाद दिवाली है। आप सब दिवाली की तैयारियों में इस समय बहुत व्यस्त होंगे। लेकिन एक और खास बात इस बार हुई है, आपने अभी तक अपने गर्म कपड़े नहीं निकाले होंगे। और निकालेंगे भी क्यों? क्योंकि आपको सर्दी तो लगी नहीं रही। इसकी वजह यह है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी सर्दी का एहसास अभी भी दूर दूर तक नहीं है। गर्म कपड़े पहनने का मन ही नहीं करता। रात में भी आप में से ज्यादातर लोग अभी भी पंखा चलाकर ही सोते होंगे। कुछ साल पहले तक दिवाली आते आते हल्की ठंड पड़ने लगती थी, लेकिन अब नवंबर में मार्च जैसी गर्मी पड़ रही है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह साल, मतलब यह साल 2023 पिछले 1,25,000 वर्षों में सबसे गर्म साल है। और अक्टूबर महीने में भीषण गर्मी के सारे रिकॉर्ड पुराने टूट चुके हैं। यूरोपीय यूनियन की एक संस्था द्वारा की गई नई स्टडी में पता चला है कि इस साल अक्टूबर के महीने में पृथ्वी इतनी गर्म रही कि इसने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। जुलाई महीने में पृथ्वी के तापमान का जो अध्ययन किया गया, उसके मुताबिक दुनिया में इंसानों ने जब तेल, गैस, कोयले और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था, तब की तुलना में आज पृथ्वी का औसत तापमान अक्टूबर के महीने में 1.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है औसतन। और वर्ष 2019 की तुलना में इसमें 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि अक्टूबर का महीना जब खत्म होगा, तब यह महीना पिछले 1,25,000 वर्षों में अब तक का सबसे गर्म महीना बन जाएगा। और यह साल यानी वर्ष 2023 भी मानव इतिहास का सबसे गर्म साल बन जाएगा। सोचिए, मानव इतिहास का सबसे गर्म साल। और यह जो गर्मी है वो एक भीषण महामारी यानी एक पैंडेमिक का रूप ले लेगी। आने वाले वर्षों में लोग गर्मी से ही मरने लगेंगे। भारत में नवंबर के महीने के पहले हफ्ते में सामान्य तौर पर अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था, लेकिन इस बार यह तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और आज जब मैं आपको यह खबर सुना रहा हूं, आज दिल्ली में शाम को 5 बजे इतनी गर्मी थी जितनी गर्मी मार्च के महीने में होती है। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है जब नवंबर के महीने में मार्च जैसी गर्मी पड़ रही है। और आप सब जानते हैं कि मार्च साल का वो महीना होता है जब आप सब लोग सर्दियों के गर्म कपड़ों को पैक करके वापस एक जगह पर या किसी अलमारी में रख देते हैं। पैक करके वापस उन्हें रख दिया जाता है ये सोचकर कि अब सर्दियों में ही इनका इस्तेमाल होगा। और फिर इसके 6 महीने के बाद नवंबर के महीने में वापस आप अपने गर्म कपड़ों को निकालते हैं, क्योंकि तभी इनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन इस बार नवंबर महीने के 9 दिन बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ है और लोगों को अब भी गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार बारिश नहीं होने की वजह से भारत के मैदानी इलाके सूख गए हैं और पहाड़ों की स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां भी कम बर्फबारी हो रही है। और भारत के लिए स्थिति इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि हमारे देश में मौसम का पैटर्न अब धीरे धीरे बदल रहा है। अब फरवरी में गर्मी पड़ रही है, जुलाई से सितंबर के बीच जब बारिश होनी चाहिए तब कम बारिश हो रही है,
नवंबर के महीने में जब तापमान कम होना चाहिए था और सर्दियों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, तब मौसम मार्च के महीने जैसा बना हुआ है। और यहां बात सिर्फ नवंबर की नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में नवंबर के साथ दिसंबर का महीना भी काफी गर्म रहने लगा है। पिछले साल 1 से 15 दिसंबर तक दिल्ली और उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज कलयुग का मौसम काफी बीमार है। और अब ऋतुओं की प्रकृति धीरे धीरे प्रभावित हो रही है और भविष्य में यह समाप्त भी हो सकती है। यानी हो सकता है कि भविष्य में आपके बच्चों को दिसंबर, जनवरी और फरवरी में गर्मियों की छुट्टियां मिलने लगे और मई और जून में शायद सर्दी पड़ने लगे या भयंकर बरसात होने लगे। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि अब गर्मियों के महीने में हमारे जो हिल स्टेशन हैं, पहाड़ हैं, लोग पहले जाते थे कि गर्मी से राहत मिलेगी, अब पहाड़ों पर भी गर्मी पड़ रही है। हिल स्टेशंस पर भी उतनी ही गर्मी है जितनी मैदानी इलाकों में है। नवंबर की गर्मी भारत के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि यह गर्मी भारत की आर्थिक तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है, जिसके बारे में आपने ध्यान नहीं दिया होगा। असल में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का इंजन उस देश के कामकाजी लोग होते हैं और भारत में जो लोग यहां की वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं उनमें 49% यानी 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से आउटडोर यानी कहीं बाहर खुले में काम करते हैं। हमारे देश की आधी वर्किंग पॉपुलेशन बाहर खुले में काम करती है, इतनी गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जिस तरह से भारत और पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, उससे वर्ष 2030 तक यानी अब से लगभग 7 साल के बाद भारत के कामगारों की प्रोडक्टिविटी 6% तक घट जाएगी। यानी जो लोग अभी बाहर खुले में 12 घंटे काम करते हैं वो 43 मिनट कम काम कर पाएंगे और जो काम करेंगे उनकी क्षमता भी कम हो जाएगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित होगी क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी तब तक कि बाहर खुले में काम करना असंभव हो जाएगा। और आज यहां बात सिर्फ भारत की नहीं है। असल में यह गर्मी और मौसम का बदलता हुआ पैटर्न इंसानों से, आप सबसे कुछ कहना चाहता है, या ये समझ लीजिए कि जो प्रकृति है वो आपसे कुछ कहना चाहती है लेकिन आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए फिर जब प्रकृति को गुस्सा आता है तो वो कुछ ऐसी चीज करती है कि तब कहीं जाकर आप विनाश की उस भाषा को समझ पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बेमौसम बरसातें हो रही हैं, बेमौसम बाढ़ आ रही हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, लगातार भूकंप आ रहे हैं। उदाहरण के लिए जॉर्डन एक ऐसा देश है जहां का 75% इलाका रेगिस्तान से घिरा है और इन इलाकों में बारिश होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आप तो जानते ही हैं रेगिस्तान में अक्सर बारिश नहीं होती, लेकिन पिछले साल दिसंबर के महीने में जॉर्डन के इन्हीं इलाकों में जबरदस्त बाढ़ आ गई। सोचिए, रेगिस्तान में बाढ़ आ गई और इसका एक बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा नवंबर 2022 में सऊदी अरब के जेद्दा में बाढ़ आ गई और इसी तरह अरब के दूसरे देशों के रेगिस्तानी इलाकों में भी पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ आनी शुरू हो गई है और वहां बारिश का पैटर्न भी बदल गया। सोचिए, ऐसी बाढ़ क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि रेगिस्तान में बाढ़ आ जाए? इसी को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जबकि ठंडे रहने वाले यूरोप के देशों में क्लाइमेट चेंज की वजह से अब जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। जो ठंडे देश थे यूरोप के, वहां हीट वेव्स की वजह से 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन देशों में पंखे कभी इस्तेमाल ही नहीं होते थे, जिन देशों के घरों में कहीं पंखे पहले कभी लगे नहीं, अब वहां पंखों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ये तस्वीरें इटली के वेनिस शहर की हैं, जहां की झीलें अब तेजी से सूख रही हैं और इन झीलों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। यानी क्लाइमेट चेंज अब सभी देशों की परीक्षा ले रहा है और क्लाइमेट चेंज ने लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। और अभी तो देखते देखते जाइए आप, आगे भी और लाइफ आपकी चेंज होगी। अक्सर जब मौसम अपने स्वभाव से अलग बर्ताव करता है तो हम यही कहते हैं कि मौसम बेईमान हो गया है, लेकिन कड़वा सच ये है, बेईमान मौसम नहीं बल्कि बेईमान इंसान है। इंसान ने अपनी जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन किया है और अपने फायदे के लिए पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचाया है, पृथ्वी को इतना घायल किया है कि जब पृथ्वी को अब स्थिति ऐसी आ गई है कि पृथ्वी को वेंटिलेटर की जरूरत महसूस होने लगी है। आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो पृथ्वी है वो वेंटिलेटर पर है। और अगर अब भी जलवायु परिवर्तन को भाषण और नारे देने का एक विषय ही बना दिया गया तो फिर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब गर्मी एक बहुत बड़ी महामारी बन जाएगी और आप सब लोग गर्मी से ही परेशान हो जाएंगे। आप
आपको भारत में सांसों का संकट पैदा करने वाले वायु प्रदूषण के बारे में बताते हैं, जिसे हमारे देश के लोगों ने, जिस तरह हमने क्लाइमेट चेंज को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, वैसे ही अब भारत के लोगों ने वायु प्रदूषण को भी स्वीकार कर लिया है। अब हमारे देश के लोगों को वायु प्रदूषण बुरा नहीं लगता। अब हमारे देश के लोगों को वायु प्रदूषण से कोई परेशानी भी नहीं होती और उन्होंने ये सोच लिया है कि ये उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। आपको याद होगा, इसी हफ्ते हमने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया था कि अगर वो अपने विज्ञापन के खर्चे में कटौती करे और इस पैसे से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन करवाए तो वो दिल्ली के लोगों को वायु प्रदूषण से कुछ राहत दिला सकती है। और दिल्ली में एक बार आर्टिफिशियल रेन कराने का जो खर्चा है, यानी कृत्रिम बारिश कराने का खर्चा है, वो है 15 करोड़ एक बार का। और अब लगता है कि दिल्ली सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार उसका सहयोग करे तो वो अपने खर्च से दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए तैयार है। और उसका कहना है कि राजधानी में एक बार आर्टिफिशियल रेन कराने का खर्च 13 करोड़ रुपए के आसपास होगा। इस समय दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है और इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है पराली का धुआं, जिसे हम अभी तक रोक नहीं पाए हैं। इस समय दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान लगभग 38% है और पराली की वजह से 38% प्रदूषण पंजाब की वजह से हो रहा है, जहां आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की सरकार कहती थी कि पंजाब वाले बहुत तंग कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, वो मानते नहीं, अगर हमारी सरकार आ गई तो हम पराली का कोई ना कोई इलाज कर लेंगे। अब दोनों जगह उन्हीं की सरकार है। पराली के 93% धुएं के लिए पंजाब जिम्मेदार है और 7% धुएं के लिए हरियाणा जिम्मेदार है, जिससे पता चलता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन वो किसानों को पराली जलाने से बिल्कुल भी रोक नहीं पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस समय किसानों द्वारा जो पराली जलाई जा रही है उसे किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा। ये देखिए, इस समय दिल्ली की स्थिति आप देख लीजिए, कैसे दिल्ली धुएं की चादर में इस समय लिपटी हुई है। हम तो ये कहेंगे कि अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सहनशील लोग कहीं के हैं तो वो भारत के लोग हैं। वो सब कुछ सहन कर लेते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे पटाखे जिनमें बेरियम और दूसरे खतरनाक केमिकल्स का उपयोग होता है, उनकी बिक्री और इस्तेमाल पर बैन सिर्फ दिल्ली और एनसीआर तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अब पूरे देश में ऐसे पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगेगा। आज हमारा एक सवाल है कि जब प्रदूषण को रोकने के लिए पूरे देश में पटाखों पर बैन लग सकता है, तो फिर इसी प्रदूषण को रोकने के लिए पराली जलाने पर देश में प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा सकता? पटाखों पर बैन लग सकता है तो पराली पर क्यों नहीं? क्या आपको पता है, वर्ष 2020 में भारत सरकार का एक अध्यादेश आया था जिसके तहत पराली जलाने वाले किसानों पर अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान तय किया गया था। यह तब हुआ था जब भारत सरकार नए कृषि कानून लेकर आई थी। उसमें एक क्लॉज ये भी था। लेकिन इसके बाद जब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों ने दबाव बनाकर सरकार को यह कानून वापस लेने के लिए तैयार कर लिया। और आज विडंबना यह है कि जो लोग उस समय इस कानून के रद्द होने का जश्न मना रहे थे, वही लोग अब सरकार से पूछ रहे हैं कि वो किसानों को पराली जलाने से रोक क्यों नहीं पा रही। हम यहां यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस मामले में किसानों की गलती नहीं है, इसलिए किसान ये ना समझें कि हम किसानों के खिलाफ हैं और हम इस प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले ही स्पष्ट करते हैं, और वो क्यों ये भी बताएंगे। क्योंकि किसान तो खुद ये बात कहते चले आ रहे हैं कि अगर सरकार से उन्हें मदद मिले तो वो पराली को कभी ना जलाएं। क्यों जलाएंगे? क्योंकि पराली जलाने का जो प्रदूषण होता है, इससे उन किसानों का भी तो सीना जलता है। तो किसान अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये मजबूरी में उन्हें जलानी पड़ रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पराली की समस्या पहले नहीं थी, वर्ष 2000 के बाद या उसके आसपास शुरू हुई है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में फसलों की कटाई हाथों से की जाती थी, जिसकी वजह से खेतों में फसलों के अवशेष बचते ही नहीं थे और फसल को जड़ से नीचे से काटा जाता था। और अब क्योंकि जब मशीनें आ गई
तो मशीनों से फसलों की कटाई होने लगी और इसकी वजह से खेतों में फसलों के जो अवशेष हैं वो बचने लगे, क्योंकि मशीन ऊपर से काटती है और फसल के इन्हीं अवशेषों को, जो बचा हुआ हिस्सा है, उसे मशीन काट नहीं पाती। अब क्योंकि खेतों में इस पराली के रहने से नई फसल की बुआई नहीं हो सकती, इसलिए किसानों ने इसे जलाना शुरू कर दिया और आज पराली का यह धुआं प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अब बड़ी बात यह है कि वायु प्रदूषण की चर्चा दिल्ली के लोग व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी करने लगे हैं। तो अभी तक तो लोग इसे गंभीरता से ले ही नहीं रहे थे। अब लोगों को समझ में आ गया कि इसका कोई इलाज होने वाला नहीं, सरकार उन्हें इस प्रदूषण से नहीं बचा पाएगी। लोग समझ गए और लोगों को ऐसा लगा कि भाई जब मरना ही है तो फिर हंसते हंसते क्यों ना मरा जाए। और जब ऐसी बात होती है तो लोग अपने ऊपर भी मजाक शुरू कर देते हैं, अपना ही मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और किसी विषय पर अगर सोशल मीडिया पर जोक्स आने लगे, किसी विषय पर सोशल मीडिया पर अगर मजाक होने लगे, तो अब आप समझ लीजिए कि वो लोगों में, आम लोगों के जीवन में वो विषय प्रवेश कर चुका है। तो अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो ये है कि सोशल मीडिया पर प्रदूषण को लेकर जोक्स चल रहे हैं। दिल्ली में लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ऐसे मीम्स और मैसेजेस भेज रहे हैं जिससे समझा जा सकता है कि लोगों के बीच इस प्रदूषण पर अब काफी बात हो रही है। बात तो हो रही है लेकिन मजाक में हो रही है, क्योंकि लोग लाचार हैं, लोग मजबूर हैं, अंग्रेजी में कहें तो हेल्पलेस हैं, और इस समय अपने ऊपर मजाक करने के अलावा उनके पास कोई और चारा है ही नहीं। जैसे लोग अब कह रहे हैं कि अगर मिस्टर इंडिया दिल्ली में आ गया तो उसे गायब होने के लिए अपने हाथ में घड़ी नहीं पहननी पड़ेगी, अब तो इतना धुआं है कि ऐसे ही गायब हो जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में अब धुआं नहीं बल्कि धुएं में अब थोड़ी बहुत दिल्ली बची है। एक और जोक चल रहा है दिल्ली में कि दिल्ली में एक योगा ट्रेनर को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो लोगों से गहरी सांस लेने के लिए कह रहा था। तो एक योगा ट्रेनर जो लोगों से कहता है गहरी सांस लीजिए दिल्ली में, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल सकता है, क्योंकि गहरी सांस अगर आपने दिल्ली में ली तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा लोगों का। उन लोगों के लिए हमारे पास एक खबर है जो अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं, निराश रहते हैं और जिनके जीवन में खुश होने के मौके अब लगातार कम होते जा रहे हैं। वो लोग क्या करें? आपने एक शब्द सुना होगा, नॉस्टैल्जिया, यानी पुरानी यादों में लौट जाना। स्कूल कॉलेज के दिनों के दिन, बचपन के समय की, जवानी के दिनों की खट्टी मीठी यादों में खो जाना, और ऐसा हर किसी के साथ होता है। लेकिन मेडिकल साइंस में यादों में खोए रहने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। हिंदी में तो हमेशा बीते दिनों की बातें करने वाले लोगों के लिए एक नया नाम ही चल पड़ा था, अतीत जीवी। ये हमेशा अपने अतीत में ही जीवित रहते हैं, समय के साथ बदल नहीं रहे। मगर रिसर्च बताती है कि बीते दिनों को याद करना बुरा नहीं होता, बल्कि इससे कई फायदे होते हैं। इनसे पता चलता है कि नॉस्टैल्जिया से लोग पॉजिटिव महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा लगने लगता है, उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, उन्हें जिंदगी में एक मकसद नजर आने लगता है। कई बार आपका मन उदास होता होगा, आपको निराशा होती होगी, अकेला महसूस करते होंगे, तो इससे बचने का एक बहुत ही आसान तरीका है, और यह तरीका बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। आप थोड़ी देर ध्यान से सुनिए तो आपको भी यह तरीका पता चल जाएगा, और वो ये कि आप अपने पुराने दिनों की मीठी मीठी यादों में खो जाएं। स्टडीज बताती हैं कि इससे आपका मूड पॉजिटिव होता है। एक्सपर्ट्स ने इसके कुछ उपाय सुझाए हैं, जैसे एक आसान तरीका तो यह है कि आप पुरानी, जैसे स्कूल कॉलेज के समय की वो पुरानी फिल्में देखें जो आपको अच्छी लगती हों। उन लोगों को याद करें जिनके साथ आपने वो फिल्म देखी हो। उस सिनेमा हॉल या उस थिएटर को याद करें जहां पर आप ये फिल्म देखने के लिए गए थे। दोस्तों के साथ जहां आप अक्सर ये फिल्म देखने के लिए जाया करते थे, आप वहां दोबारा भी जा सकते हैं। एक तरीका यह भी है कि आप पुराने गाने सुने। आपके साथ शायद ऐसा हुआ भी हो कि अचानक से कभी कोई पुराना गाना आपके कानों तक पहुंचता है और आपको अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है। पुरानी तस्वीरों से भी ऐसा होता है। अभी जो तस्वीरें फोन पर ही आप देख सकते हैं, मगर बीच बीच में आप एल्बम में लगी पुरानी तस्वीरें भी जरूर देखें, तो आपको अच्छा लगेगा जब आप अपने पुराने दिनों को याद करेंगे। घर में रखा कोई पुराना फर्नीचर या ऐसा ही कोई और सामान जो आपको पुराने दिनों की याद दिलाता है, जैसे किसी अलमारी या ट्रंक में रखे आपके पुराने कपड़े, किसी दोस्त या रिश्तेदार का दिया कोई पुराना ग्रीटिंग कार्ड, कोई गिफ्ट,
कोई चिट्ठी आपको पुराने दिनों में ले जा सकता है। यादों को लेकर लंबे समय से रिसर्च कर रहे अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक मैगजीन में लिखा कि नॉस्टैल्जिया बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, यानी ये व्यापार के लिए भी अच्छी चीज है। असल में पुराने दिनों की बातें करने वाले लोगों को लेकर ऐसा सोचा जाता है कि ऐसे लोगों में कुछ नया सोचने की ललक नहीं होती, मगर इस साइकोलॉजिस्ट ने यह बताया कि नॉस्टैल्जिया अच्छी चीज है, इससे लोगों का तनाव दूर होता है और वो और ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। उनका कहना था कि मैनेजर अगर नॉस्टैल्जिया का महत्व समझ ले तो इससे वो अपनी कंपनियों और दफ्तरों का माहौल बेहतर बना सकता है। नॉस्टैल्जिया के नाम की भी एक कहानी है। ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। ये जो शब्द है नॉस्टैल्जिया, पहला शब्द है नॉस्टोस यानी घर वापसी, और दूसरा है एल्जिया जिसका मतलब है चाहत। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब हुआ घर लौटने की चाहत। स्विट्जरलैंड के एक डॉक्टर ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल ऐसी उदासी के लिए ही किया था जिसमें मरीज की बीमारी यही होती थी कि वो बस किसी भी कीमत पर अपने घर लौटना चाहता है। बाद में इसका अर्थ थोड़ा बदला और आज नॉस्टैल्जिया का मतलब हो गया है अपने बीते दिनों की यादों में खो जाना। और अब एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि नॉस्टैल्जिया से अकेलापन, उदासी और तनाव दूर होता है। तो चाहे पुरानी फिल्में हों, पुराने गाने हों, या कोई पुराने किस्से कहानियां हों, या पुराने दोस्त हों, पुराना खेल या पुरानी आपकी गलियां हों, सब याद करिए। वो पुराने दिन याद कीजिए, स्कूल के दिन याद कीजिए, वो कॉलेज के दिन याद कीजिए, अपने दोस्तों की बातें याद कीजिए, और हो सके तो ऐसी जगह पर जाने की भी कोशिश कीजिए। जैसे हो सकता है अगर आप अपने पुराने स्कूल जाएं और स्कूल में अपने क्लासरूम में जाएं जहां आप बैठते थे, अगर वो जगह आपको मिल जाए तो आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा। आपको अपने पुराने दोस्त जरूर याद आएंगे। और ये जो नॉस्टैल्जिया है, जैसा हमने आपको पहले बताया, ये बिजनेस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आपने देखा होगा अब बड़ी संख्या में बहुत सारी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां, बहुत सारी मोटरसाइकिल, टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियां अब पुराने पुराने मॉडल्स को दोबारा बाजार में री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई मॉडल जो 20, 30, 40 साल पहले बंद हो चुका है, अब वो सारे मॉडल्स वापस बाजार में आ रहे हैं और ये मॉडल्स बिक भी रहे हैं। वो इसलिए बिकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उस नॉस्टैल्जिया में जीना चाहते हैं, उस जमाने में दोबारा जाना चाहते हैं। उस जो कैसेट हुआ करता था, उस कैसेट के जमाने में, उस वीसीआर के जमाने में दोबारा जाना चाहते हैं। उस वीडियो कैसेट वाली लाइब्रेरी में दोबारा जाना चाहते हैं जहां से लोग एक वीडियो कैसेट फिल्म का किराए पर लेकर आया करते थे और अपने घर में आकर उसे देखा करते थे। इसलिए अगर आप कभी कभी निराश होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो अपने यादों की दुनिया में दोबारा से जाइए, फ्लैशबैक में जाइए और कुछ अच्छी अच्छी यादों को दोबारा से जिंदा कीजिए। आपने अक्सर ऐसे कई ट्रक देखे होंगे जिनके पीछे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज हम आपको झारखंड के चतरा से आई एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। चतरा में 6 महीने पहले एक स्कूल का पुनर्निर्माण हुआ जिसमें प्रशासन द्वारा स्कूल के लिए एक स्टेडियम बनाया गया। लेकिन विडंबना देखिए, स्टेडियम तो बन गया लेकिन स्कूल में शौचालय का निर्माण नहीं किया गया। और स्थिति यह हो गई कि स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं अब घर से खाना खाकर नहीं आती और पानी भी नहीं पीती, क्योंकि उन्हें यह डर है कि अगर उन्हें शौचालय जाना पड़ा तो स्कूल में शौचालय की व्यवस्था तो है ही नहीं। और यह बात प्रशासन को भी पता है। हम लोग जब घर से आते हैं तो कम पानी और कम खाना खा के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम का बहुत समस्या है, इसीलिए हम लोग की सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और हम लोग का स्कूल में शौचालय नहीं है, इसके लिए हम लोग को जाना पड़ता है 100 मीटर दूर पे। यहाँ शौचालय की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग को 100 मीटर दूरी पे शौचालय में जाना पड़ता है, जो कि बहुत लंबी कतार में लगा रहना पड़ता है, जो कि बहुत दिक्कत है। हमारे विद्यालय में शौचालय की बहुत ही कमी है, जिसके वास्ते हमें 200 मीटर की दूरी पे जाना पड़ता है शौच करने के लिए। इससे हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी कठिनाई तो है, लेकिन हमारे शिक्षक लोग भी पर ध्यान देते हैं ताकि असामाजिक तत्व जो है न जाए। 6-7 शौचालय हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी विभाग के द्वारा 6 शौचालय तैयार करवाया जा रहा है, जो कि 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। वो हमारे कैंपस में है और उससे नजदीक भी है, बगल में भी 2 शौचालय है बालिकाओं के लिए,
प्लस स्टेडियम में भी खुलवा दिया गया, तो 100 मीटर की कहाँ बात रही। देश के बड़े बड़े पत्रकारों के लिए, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के लिए ये खबर बहुत मामूली हो सकती है, बड़े बड़े अखबारों के लिए ये खबर मामूली हो सकती है, क्योंकि एक छोटे से स्कूल की ही तो बात है, और अगर शौचालय नहीं भी है तो क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन हमें ये लगा कि ये इस स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए बहुत बड़ी बात है, उनके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है, और अगर हमने इस मंच पर इस समस्या को उठा दिया तो उन्हें राहत मिल सकती है। और हम चाहेंगे कि इन बच्चियों को, इन छात्राओं को जल्दी से जल्दी राहत मिले। और हमारे देश में ऐसा नहीं कि ये एक अकेला स्कूल है, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हजारों स्कूल होंगे जहां छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज हम सरकारों को, प्रशासन को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को भी जागरूक करना चाहते हैं कि इस खबर को छोटा मत मानिए। असल में ये खबर बहुत ही बड़ी खबर है। उनसे पूछिए, उन छात्रों से पूछिए, उनके माँ बाप से पूछिए कि वो इसकी वजह से कितने परेशान रहते हैं। हमेशा याद रखें, आपको सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी प्रशंसा से पिघलते नहीं और आलोचना से उबलते नहीं।